हमारा वीडियो है वो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। मतलब आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर 1 में है वो है मैनेजमेंट का डेफिनेशन। तो स्टार्टिंग अप आवर वीडियो विद द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, दैट व्हाट डज इट मीन्स। So basically it is a process of getting things done with the aim of achieving it effectively and efficiently। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई टास्क को अचीव किया जाता है इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बोला, वन लाइन डेफिनेशन, इसमें 3 वर्ड न्यू ऐड हुए हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो चलिए आप प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली को मैं डिफाइन करती हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है वो प्राइमरी फंक्शन है जो एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। प्रोसेस इज द प्राइमरी फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर। प्रोसेस क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है कॉस्ट, जो आपको वो टास्क, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करने में लगता है उसको कम कर देने को हम लोग कहते हैं, कम कॉस्ट में एक टास्क को कंप्लीट करने को हम लोग कहते हैं इफेक्टिवली। एंड द लास्ट वन इज एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट, टाइम कम टाइम में अपना काम को कंप्लीट करना। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अभी मैंने बताया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving it effectively, means in less cost, and efficiently, which means less time. Okay, so now move on to the next topic, which is the characteristics of management. तो इसका जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है गोल ओरिएंटेड, कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब ये क्या कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सबका एक बेसिक गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्राइमरी मोटिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना। बिना किसी मोटिव के कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। An organization has a set of basic goal which is the basic reason for its existence। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक गोल होता है जो कि उसका कारण होता है एग्जिस्टेंस का। सेकेंड हमारा है पॉइंट परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वही एक्टिविटी सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, नेक्स्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही टाइप का एक्टिविटी होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो परवेसिव का मतलब होता है सिमिलर टास्क आर परफॉर्म्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब कि सारा ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम के लिए सेटअप होता है, जैसे कि वो डिसीजन मेकिंग के लिए हो, या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो, या बजट प्रिपेयर करने के लिए हो, या फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब पीपल के थ्रू काम कराना थोड़ा मुश्किल काम है, टफ काम है। उन्हें मोटिवेट करना होता है कि हाँ तुम इतना काम करो तो मैं तुम्हें इंसेंटिव दूंगा, तो ये एक टफ काम का है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मतलब इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस होता है जिस कारण से वो सर्वाइव करता है। तो इट इज इंटरलिंक्ड विथ बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्क। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंटिन्यूअस। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो हर साल चलते रहता है, वो रुकता नहीं है। जब वो रुकेगा मतलब आपका कंपनी एंड हो गया है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिफ्थ है ग्रुप एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है वो किसी एक आदमी से नहीं हो सकता, इसको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए रन करने के लिए। सिक्स पॉइंट है डायनेमिक फंक्शन। मतलब ये जो मैनेजमेंट होता है ये कीप्स ऑन चेंजिंग, ये इन्वायरमेंट के साथ चेंज करते रहता है। मतलब 1980s में जो मशीन यूज होता था वो अभी 2020 में नहीं यूज हो रहा है। सो इसी को कहते हैं डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते रहता है। सेवेंथ है इंटेंजिबल। ये जो मैनेजमेंट है, इंटेंजिबल का मतलब होता है विच यू कैन नॉट फील एंड सी। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट होता क्यों है? तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है सर्वाइवल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा कंपनी है उसको सर्वाइव करने के लिए मैनेजमेंट मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर अप कॉस्ट। सेकेंड हो सकता है प्रॉफिट, कि बिना प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम ही नहीं है। प्रॉफिट अर्न करना एक प्राइमरी मोटिव है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी। थर्ड हो सकता है ग्रोथ, कि बिना ग्रोथ के मैनेजमेंट अगर वही सेम स्पीड पे चल रहा है तो ये मैनेजमेंट का एक ड्रॉबैक है। आपको या तो इंक्रीज करना होता है या आप डिक्रीज करते हो, लेकिन अगर आप सेम पोजीशन पे हो तो ये एक ड्रॉबैक है आपका। सेकंड हो जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये जो मैनेजमेंट है इसका सोसाइटी के भी साइड कुछ होना चाहिए मोटिव, कुछ सोसाइटी के भी साइड उसका एटीट्यूड होना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट वो करता है, उसको कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है उसका खुद का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट हैज टू रिकॉन्सिल पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो ये जो मैनेजमेंट है ये सिर्फ अपने लिए नहीं यूज होता है, ये पूरा ग्रुप जो होता है ऑर्गेनाइजेशन वो सबका गोल अचीव करने के लिए होता है। इट इज रिक्वायर्ड नॉट इन इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग ग्रुप गोल। सेकेंड है इंक्रीज इफिशियंसी, मतलब रिड्यूस कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट है क्रिएट डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, तो मैनेजमेंट को अपने आप में अडॉप्ट करना होगा। डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब चेंजिंग सिचुएशन, चेंजिंग मशीनरी, हर चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करना होगा ताकि वो न्यू और पुराने इंडस्ट्री के साथ कॉप अप कर सके। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडॉप्ट दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन टू इज एबल टू मेंटेन कम्पिटिटिव एजेस। फोर्थ पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए भी, मतलब थ्रू अ मोटिवेशन अ मैनेजर लीड हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल while contributing to overall objective। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक इस तरीके से चलता है कि जो इंडिविजुअल मेंबर भी होता है उसको भी उसका प्रॉफिट, उसको भी उसका जो ड्रीम होता है अचीव करना होता है मोटिव, वो भी उसको मिलता है। अब ये कैसे? तो एक कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स और एम्प्लॉय काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न होता है। प्रॉफिट अर्न होता है तो जो एम्प्लॉय अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी का होता है इच्छा ज़्यादा सैलरी लेने का, किसी का होता है एवं पोस्ट पे जाने का, ज़्यादा ऊपर पोस्ट पे जाने का, तो ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट क्रिएट इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड लीड्स द पाथ टुवर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो इस तरीके से अपने हर चीज़ को अडॉप्ट करता है ताकि वो डेवलप्ड करता है, एक ऐसा पाथ बनाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वो अचीव करता है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका सबसे पहला नेचर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो अब ये आर्ट कैसे हो सकता है तो देखते हैं हम लोग। तो आर्ट का जो सबसे पहला गिनती होता है वो होता है कि आर्ट प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब आर्ट जो होता है उसके अंदर पहले से कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है तभी उसके आगे वो बनता है। नेक्स्ट हो जाता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे में जो नॉलेज है वो मैं अपने तरीके से यूज़ कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड में जो नॉलेज है वो अपने तरीके से यूज़ कर रहा है। मतलब यूजिंग ऑफ नॉलेज, यूजिंग ऑफ आइडिया डिपेंड ऑन द पर्सन, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। फिर हो जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट्स जो होता है वो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे बेस्ड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपसे आर्ट होगा। और क्रिएटिविटी हर टाइप न्यू इन्वेंशन रिक्वायर होता है आर्ट्स में। तो आर्ट्स होता है क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे बेस्ड।
So management is said to be an art because it fulfill all these criteria. मैनेजमेंट आर्ट कहला सकता है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, कुछ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, तो कुछ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, अब ये क्यों है? तो एज एन साइंस में मैनेजमेंट हो जाता है, साइंस में होता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब इसका जो प्रिंसिपल होता है साइंस का वो बेस्ड रहता है इफेक्ट और रिलेशनशिप में। जो आपने साइंस के लॉज पढ़े हैं, न्यूटन लॉ, जो न्यूटन एग्जामिन किया हुआ है अच्छे से, यहाँ पेड़ से सेब गिरेगा तो वो जमीन पे गिरेगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ये सब एग्जामिन करके साइंस के लॉ और थ्योरी बने हैं। तो बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है साइंस। फिर हो जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है वो फर्स्ट डेवलप्ड होता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, एंड देन वो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप्ड हुआ है उसको टेस्ट किया जाता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल कंडीशन। जो फिर होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये जो साइंस है उसको यूनिवर्सल वैलिडिटी मिला हुआ है, मतलब ये जो साइंस का एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सब जहाँ पे भी आप जाओ वो जगह साइंस का एक ही लॉ मिलेगा। तो मैनेजमेंट जो है वो साइंस नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में कोई पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। मैनेजमेंट का कीप्स ऑन चेंजिंग है, मैनेजमेंट डायनेमिक है। सो मैनेजमेंट आर्ट नहीं हो, मैनेजमेंट साइंस नहीं कहला सकता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब इसको देख लेते हैं, इसमें मैनेजमेंट प्रोफेशन कहला सकता है कि नहीं। तो प्रोफेशन में सबसे पहले होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो हाँ मैनेजमेंट में भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। फिर हो जाता है मैनेजमेंट प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन हो गया डॉक्टर, लॉयर, तो ये सब में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, आप एक प्रॉपर एग्जाम क्रैक करोगे उसके बाद ही आपका प्रोफेशन होगा डॉक्टर या लॉयर का, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब ऑल प्रोफेशन आर डिफरेंट टू डिफरेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट एंट्री। प्रोफेशन का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन जो होता है वो सर्विस मोटिव के लिए होता है। डॉक्टर्स का भी जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसमें डॉक्टर्स लोग अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो प्रोफेशन इज नॉट अ मैनेजमेंट बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, इसलिए प्रोफेशन मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली फ्रेंड ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी नाम से जाने जाए, दे आर यूजुअली कॉल्ड द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। ये जो होते हैं टॉप लेवल वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द फर्म, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी ऑफ द फर्म एंड टूवर्ड सोसाइटी, देयर जॉब इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, रिक्वायर मोर आवर। ये जो सेकेंड है मिडिल लेवल, तो ये जो मिडिल लेवल होता है ये लिंक होता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। ये मिडिल लेवल है उसको हम लोग डिविजनल हेड भी कहते हैं। इन लोग का मेन टास्क क्या होता है, तो कैरी आउट प्लान फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। और लास्ट जो हमारा है वो है लोअर लेवल। तो लोअर लेवल कौन होता है, तो लोअर लेवल होते हैं सुपरवाइजर आर कॉल्ड दी लोअर लेवल। उन लोग का जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सिर्फ लिमिटेड रहता है प्लान तक, वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते सिंस दे एक्चुअली इंटरैक्ट। ये जो लोअर लेवल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली इंटरैक्ट करते हैं वर्कर से, इंडस्ट्री लेवल वर्कर से। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग जो होता है ये सबसे प्राइमरी फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें क्या होता है, तो इसमें गोल सेट होता है एडवांस में और डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट को, और इसमें वे डेवलप्ड होता है ताकि वो जो प्लान है सेट हुआ है पहले से उसको अच्छे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पा सके, हम लोग ले सके।
सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है इट इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्स, ताकि एक स्पेसिफिक प्लान कैरी आउट हो सके। थर्ड जो हमारा है वो है स्टाफिंग। तो ये फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब है। इसमें सही आदमी सही जॉब पे फिक्स करने को हम लोग कहते हैं स्टाफिंग। ये जो स्टाफिंग है इसको एचआर फंक्शन भी कहते हैं, जो कि इन्वॉल्व करता है एक्टिविटी सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एक्सेट्रा। फिर जो हमारा फोर्थ है वो है डायरेक्टिंग। तो ये इन्वॉल्व करता है लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टास्क असाइन टू देम। फिफ्थ है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो है वो सबसे लास्ट फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग जो होता है इट फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड वन, एनालाइज द डेविएशन एंड टेक करेक्टिव एक्शन। जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में देखा था, प्लान सेट किया था, उससे हमारा प्लान कितना डेविएट किया है उसको चेकआउट करता है कंट्रोलिंग, और फिर उसके लिए क्या एक्शन बेस्ट सूट करता है उसको डिसाइड करता है कंट्रोलिंग। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है फ्रेंड्स? तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये सिंपली इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन वर्किंग ऑफ द फर्म। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करता है हर एक डिपार्टमेंट को। मतलब ये कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हर डिपार्टमेंट के काम को मिलाता है और एक सीधा लाइन में सीधे तरीके से चलाता है, ताकि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूटी में रहे। ये जो कोऑर्डिनेशन है इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई मैनेजमेंट इजीली रन नहीं कर सकता है। बिना कोऑर्डिनेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फाइट, डिस्प्यूट्स होंगे। तो उसके बाद है कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला इंट्रीगेट ग्रुप एफर्ट, मतलब इट यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इन पर्पस, वर्क, एक्टिविटी। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये यूनिफाई करता है डाइवर्स इंटरेस्ट को एक जगह, एकजुट। सेकेंड है यूनिटी ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो कोऑर्डिनेशन है वो सारे एक्शन को एक जगह करके सीधा डायरेक्शन में भेजता है, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। ऑल द वर्क आर परफॉर्म टुवर्ड वन डायरेक्शन। थर्ड है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन एंड होगा तब कोऑर्डिनेशन भी एंड होगा, लेकिन जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। थर्ड है परवेसिव। परवेसिव का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके का ही काम रहता है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर इज ओवरलैपिंग एंड चोज इंस्टेड ऑफ हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज। फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये जो और कोऑर्डिनेशन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर का, मतलब इट इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द फर्म। सिक्स्थ पॉइंट है डेलिबरेट। कोऑपरेशन इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज वाइस वर्सा वेस्टफुल। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला है ग्रोथ इनसाइड। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोनाइज करें इंडिविजुअल गोल को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को थ्रू कोऑर्डिनेशन। मतलब एक इंडिविजुअल का जो गोल है और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो दोनों को मिला करके काम करने को हम लोग से होगा ग्रोथ इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन का। सेकेंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब द एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड टू बी फोकस ऑन अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब हर डिपार्टमेंट के एक्टिविटी को फोकस करना होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। जो प्रोसेस होता है लिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन अकम्प्लिश बाय और कोऑर्डिनेशन, मतलब हर डिपार्टमेंट के एक्टिविटी को लिंक करने को जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। थर्ड है स्पेशलाइजेशन, मतलब some coordination is required by an independent person to reconcile the difference in approach, interest or opinion of specialization। मतलब हर व्यक्ति ओवरऑल ज्ञानी नहीं होता है, ओवरऑल नहीं जानता है।
कोई हर अलग अलग आदमी पे अलग अलग चीज़ें सूट करता है, तो एक आदमी ही पूरा कोऑर्डिनेशन का फंक्शन नहीं कर सकता है। हर कोई को देना चाहिए चांस अपने अपने डिपार्टमेंट में बोलने का। सो इससे होगा स्पेशलाइजेशन। So thank you for watching the video till end, friends, and if you have any query you can ask it in the comment section, and don't forget to subscribe and press the bell icon. My next video is related to the principles of management, so don't miss it.